नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी। इससे पहले के लेक्चर में अपन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वर्क एंड हीट कार्य और ऊष्मा दोनों के बारे में अध्ययन किया था। उसके साथ अपन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाले दो प्रोसेस भी पढ़े थे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक प्रकार से जो फंक्शन है वो हीट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई जो सिस्टम है, सिस्टम के आपको पता है, एक आप ऊपर यदि अपन आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में बात करते थे तो वो दो प्रकार से होती थी, एक हीट और एक वर्क। अपन यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं, वर्क की बात नहीं कर रहे। तो हीट से रिलेटेड ही है ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी। तो देखते हो क्या बोलता है ये। आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। आपको पता ही है आंतरिक ऊर्जा यदि जो चेंज हो रही है, ऊर्जा में चेंज कर रही है, तो अपन 100% या तो वर्क की फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा, किसकी आंतरिक ऊर्जा? सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। जो सिस्टम था अपने पास, निकाय था, निकाय के साथ आपको पता है परिवेश, हमने बहुत पहले लेक्चर में पढ़ लिया था ये निकाय और परिवेश के बारे में। तो अपन उसी की ऊर्जा की बात करते हैं, सिस्टम की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सिस्टम की जो ऊर्जा जो चेंज होती है वो किसके फॉर्म में होती है? यहाँ पे ऊष्मा की फॉर्म में होती है, ऊष्मा के रूप में। या तो उसके अंदर निकाय के अंदर ऊष्मा आएगी या फिर ऊष्मा निकलेगी, दो ही फॉर्म से देखते थे अपन। तो यहाँ पे बात की जा रही है यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए, निकाय के द्वारा। देखो यहाँ पे सिस्टम पर दो प्रकार से वर्ग भी पढ़े थे, निकाय के द्वारा, निकाय के ऊपर। अब तो उसी की बात की जा रही है। निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए तो निकाय के ताप में वृद्धि हो जाने के कारण ऊर्जा परिवर्तित होती है। यदि निकाय के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए तो निकाय ने खुद, यानी सिस्टम ने क्या किया है, हीट अंदर ली है। यदि हीट उस सिस्टम के अंदर आई है तो आप सपोज करो, सोचो कि यदि सिस्टम के अंदर हीट आई तो 100% जो सिस्टम है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल हीटिंग बढ़ेगी उसके अंदर। तो वो हीटिंग बढ़ती है, वही मेरा क्या है, ऊष्माधारिता होगी भाई। ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्रहण की गई ऊष्मा, सिस्टम के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ताप में वृद्धि करने पर जो सिस्टम के द्वारा जो ऊष्मा अंदर आती है वो मेरी क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना ताप बढ़ाऊंगा उतनी ऊष्मा आएगी भाई, बिल्कुल समानुपाती होगी। यदि ताप आपने 10 बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस, तो उतनी ऊष्मा इसके अंदर गई। आपने 25 बढ़ाया तो 25 उसके अंदर चलेगी सिस्टम के अंदर। तो ताप में वृद्धि किसके बराबर है? ग्रहण की गई ऊष्मा के समानुपाती होती है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू मेरा क्या है? हीट भैया। क्यू बराबर गुणांक इंटू डेल टी। गुणांक जितना प्रतिशत आप बढ़ा रहे हो, जितना आप मल्टीप्लाई बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाया उतनी ऊष्मा आई, फिर जितना ताप बढ़ाया उतनी ऊष्मा आई। तो गुणांक मेरा क्या हो गया? जितने बढ़ाने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है इंटू डेल टी। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गुणांक जितनी ऊष्मा बढ़ रही है, तो मेरा क्यू बराबर क्या हो गया? गुणांक इंटू डेल टी। क्यू मेरा क्या है? ऊष्मा है। यहाँ गुणांक ऊष्मा के निकाय में अंतरित के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? अंतरित के रूप में होगी। बिल्कुल उस जो सिस्टम के अंदर की बात की जा रही है उसके रूप में हो रही है यहाँ पे हीटिंग। गुणांक का मान निकाय के आकार। अब आप सोचो भाई गुणांक का मान किस पे डिपेंड करना चाहिए? डिपेंड बिल्कुल, देखो यहाँ सब समझना है इस बात को। गुणांक का जो मान है भाई, हीटिंग कितनी आ रही है, हीटिंग इंटू डेल टी, ऊष्मा और जो डेल टी आ रहा है, दोनों में जो संबंध है वो कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो बिल्कुल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। गुणांक का मान निकाय के आकार, संगठन व प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल करेगा भाई, सिस्टम का साइज कैसी है, कंपोजिशन कैसा है, उसके अंदर जो गैस है वो गैसें कौन सी है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, या उन गैसों की जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। कितना कंपोजिशन है, उसकी मात्रा कितनी है, उस पर डिपेंड करती है गुणांक। भाई वो हीटिंग ले पाएगा नहीं ले पाएगा, कितनी ले पाएगा कितनी ले पाएगा, तो किस पर डिपेंड करता है? ओनली और निकाय के आकार, संगठन और प्रकृति में निर्भर करता है। यहाँ मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख देता हूँ, क्यू बराबर सी डेल टी। सी मेरा क्या हो गया? गुणांक या ऊष्माधारिता। इसी गुणा को मैंने किसमें लिख दिया? गुणांक या ऊष्माधारिता में लिख दिया। तो मैं सी को बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू डेल टी। ठीक है, सी मेरा क्या हो गया? ऊष्माधारिता। आपको याद रखना चाहिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन लिखा रहा हूँ, जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। याद रखना ये बात, जल की जो ऊष्माधारिता होती है वो सबसे अधिक होती है। सी पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना, पदार्थ की मात्रा के अनुसार होता है ऊष्माधारिता। अब अपन बात करते हैं अपने ऊष्माधारिता के बारे में, जनरल बातें देख ली है। ये ध्यान रखना, ऊष्माधारिता एक प्रकार से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक प्रकार से स्टेट फंक्शन होता है, सॉरी पाथ फंक्शन होता है ये। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे किसी पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता के बारे में बात करते हैं। मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है? अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे यहाँ पे, ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता। मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है? मैंने इसको लिखूंगा सी एम से। किससे लिखूंगा? सी एम से। सी एम बराबर सी अपॉन एन। अब इसके परिभाषा किस प्रकार से पढ़ेंगे? 1 मोल की ऊष्माधारिता, कोई भी गैस है उसका 1 मोल ऊष्माधारिता
ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यदि आपके पास क्या है, पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी है, बिल्कुल 1 मोल है। कितनी है, 1 मोल। टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं आप, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो। कितना, 1 डिग्री। 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीटिंग जरूरी होती है, जितनी ऊष्मा की मात्रा जरूरी होती है, वो मेरा क्या हो गया, मोलर ऊष्माधारिता। देखो यदि मैं मोल के साथ लिखूँ, पहले अपन किसके साथ लिख रहे थे, नॉर्मल लिख रहे थे, अब मैं मोल के साथ लिख दूँ, जितनी हीटिंग अपन को चाहिए। पहले वहाँ पे कुछ सिस्टम फिक्स नहीं था, अब यहाँ मैं मोल की बात कर रहा हूँ। 1 मोल पदार्थ की मात्रा, यदि अपन 1 मोल पदार्थ के लिए 1 डिग्री सेल्सियस में यदि ताप बढ़ाऊँ, दोबारा सुनना, 1 मोल पदार्थ के लिए यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाऊँ, तो जितनी मेरे को हीटिंग यानी जितनी मेरे को ऊष्मा की ज़रूरत है, वो मेरी क्या है, मोलर ऊष्माधारिता है। समझ गए होंगे आप। तो वो मेरा क्या कहता है, मोलर ऊष्माधारिता। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मैं लिखता हूँ C बराबर क्यों एम डेल्टा टी। C बराबर क्यों एम डेल्टा टी। अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आया कैसे है, इसी फॉर्मूले के अनुसार ये परिभाषा भी बनाऊंगा। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, C बराबर जो ऊष्माधारिता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता है, C बराबर कितना होता है, 4.2 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैंने लिखा है, जल के लिए लिखा है। अब देखो किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा बनाते हैं। 1 ग्राम सेल्सियस, 1 ग्राम जो होता है, सॉरी 1 ग्राम जो अपने पास सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, 1 ग्राम सब्सटेंस, जल के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा है ना पर ग्राम, तो उसी की बात की जा रही है। 1 ग्राम सब्सटेंस जल को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम से यहाँ पर ग्राम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। 1 ग्राम सब्सटेंस यानी 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, 4.2 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोबारा सुनना, दोबारा समझना, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो दोबारा समझ लो कि अपने पास यहाँ पे जल के लिए जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है C बराबर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ेगा अपन इसको, मेरे पास 1 ग्राम सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कौन हुआ, जल, 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, कितना, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को 4.2 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। समझो 4.2, यहाँ पे मैं ग्राम को ले रहा हूँ, जस्ट इससे ऊपर मैंने जब मोलर की बात की थी वहाँ में मैं क्या ले रहा हूँ, 1 मोल ले रहा था। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम की। और यहाँ पे जितनी मैं इस हीट ऊष्मा यहाँ पे ले रहा हूँ, उतनी ऊष्मा वहाँ ले रहा था, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1 ग्राम है, वहाँ पे क्या था, 1 मोल था। विशिष्ट ऊष्माधारिता में 1 ग्राम की बात करते हैं। 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 4.2 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल की बात की जा रही है। यदि यहाँ पे जल ना हो तो अपन क्या करेंगे, जितनी ऊष्मा अपन आवश्यकता हो वो मेरी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी। भाई समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, यहाँ पे सब कुछ जो काम किया जा रहा है वो किसके ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, सिस्टम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेरा क्यू हो गया, क्यू यदि इसी फॉर्मूला में क्यू को बाहर लूँ, क्यू बराबर C इंटू एम डेल्टा टी। एम क्या है मेरा, द्रव्यमान, ग्राम में लिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान का लिखा जाएगा। डेल टी मेरा क्या है, ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन डेल टी के साथ। और क्यू आपको पता ही है मेरा क्या है, क्यू मेरा है ऊष्मा। अब अपन इसी फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले बना लिए मैंने आपके लिए। मोलर ऊष्माधारिता हो चुका है, ऊष्माधारिता हो चुका है और विशिष्ट ऊष्माधारिता हो चुका है। अब अपन देखते हैं एक आदर्श गैस के लिए Cp व Cv में संबंध। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Cp और Cv में संबंध। यदि मैं इस फॉर्मूले की बात करूं इक्वेशन नंबर 2 की, इक्वेशन नंबर 2 में यदि मैं क्या करूं, यहाँ पे आयतन क्या कर दूं, स्थिर कर दूं, स्थिर आयतन की बात कर दूं, मेरा जो वॉल्यूम है उसको क्या कर दूं, मैं कांस्टेंट कर दूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cv बराबर QV अपॉन एम डेल्टा टी। Cv किसके ऊपर, स्थिर आयतन के ऊपर, QV एम डेल्टा टी। ये मेरा कब हो गया, ये मेरा हो गया। अब देखो मैं इसी को भी एक स्टेटमेंट के साथ बोल लेता हूँ, क्या बनेगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर आयतन के लिए, देखो आयतन कैसा, स्थिर, स्थिर आयतन के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम के लिए, वापस बोल देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, दोबारा सुन लो।
अपने पास क्या है, आयतन के साथ स्थिर है। स्थिर आयतन पर 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा होगी वो मेरा क्या होगा, CV होगा। वो मेरा क्या होगा, CV होगा। दोबारा सुन लो, स्थिर आयतन पर 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा नीड होती है वो मेरा क्या होगा, CV होगा। क्योंकि आयतन कैसा है मेरा, स्थिर है, तो CV बराबर क्या हो गया, QV m डेल्टा T। अब QV को बाहर लो तो क्या हो जाएगा, QV बराबर m CV डेल्टा T। क्यों मेरा CV के बराबर हो सकता है, क्योंकि अपने पास क्या है, स्थिर आयतन के ऊपर है। अब अपन आगे देखते हैं, यहाँ पे CVP की बात करते हैं। तो CP मेरा क्या है, 8 दाब स्थिर। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा प्रेशर क्या हो गया, स्थिर हो गया। मेरा दाब कैसा हो गया, स्थिर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा, CP बराबर QP अपॉन m डेल्टा T। तो वही बात यहाँ पे हो जाएगी, 1 ग्राम गैस को स्थिर दाब पर 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर जितनी हीट या जितनी ऊष्मा नीड होती है वो मेरा क्या होगा, CP होगा। दोबारा सुन लो, स्थिर दाब पर 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हीटिंग जरूरी है, जितनी ऊष्मा जरूरी है, वो मेरा क्या हो गया, CP हो गया। तो QP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QP बराबर CP m डेल्टा T। क्यू मेरा किसके बराबर हो गया, CP के बराबर। अब मैं QP को बाहर लिख सकता हूँ, QP बराबर n CP डेल्टा T। या n किसके लिए आया, 1 मोल गया n मोल के लिए। यहाँ पे किसके लिए आ सकता है, n मोल के लिए। समझ गए। मेरे इकाई क्या होती है, सुनना, मेरी इकाई क्या होती है इसकी, उष्माधारिता की, जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है बात। अब देखो, अपन ने इससे पहले 2 रिलेशनशिप पढ़ लिए थे अपने पिछले लेक्चर में। अपन ने 2 रिलेशन देखे थे आपने। डेल एच मेरा किसके बराबर होता है, QP के बराबर, और डेल यू किसके बराबर होता है, QV के बराबर। देखो दोबारा, ये अपने पढ़ रखे हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले। डेल एच बराबर QP के बराबर। याद करो एप्लीकेशन पार्ट, वर्क और उसके साथ हीटिंग के साथ अपन दोनों फॉर्मूले निकाले थे। ये डेल एच बराबर QP और डेल यू बराबर QV। तो समीकरण 4 और 5, समीकरण 5वां ये रहा, और समीकरण 4 अपने पास मैं यहाँ पे दोबारा लिख दिया। देखो QV हम CV डेल्टा T था अपने पास समीकरण नंबर 4, और समीकरण 5 क्या था, QP बराबर m CP डेल्टा T। दोनों फॉर्मूले मेरे में आपको लिख दिए दोबारा, QV बराबर m CP डेल्टा T और QP बराबर m CP डेल्टा T। QV और QP का मान आप इन दोनों में रख दीजिए, QV और QP का मान आप इन दोनों